गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास में अपना टॉपिक फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, लक्षण और उसके लाभ और हानियों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ पढ़े थे और लाभ में आर्थिक लाभ और गैर आर्थिक लाभ आपके पूरे हो गए थे। इसके बाद आज अपन उसी लेसन का या उसी टॉपिक का नया पॉइंट पढ़ेंगे। उसमें यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ हैं तो इसके नुकसान भी होंगे और निश्चित तौर पर हैं। इसी के बारे में आज अपन विस्तृत रूप से विवेचन करेंगे। इसके बारे में हानियां बताने से पहले कि हानियां कौन कौन सी है या कौन कौन सी हानियां या नुकसान होते हैं, लाभों की अपेक्षा हानियां ज्यादा होती है या लाभ ज्यादा होते हैं, इसके बारे में अपन हानि करने के बाद या इसकी कमियां करने के बाद विस्तृत रूप से देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानि के अंतर्गत अपने को वही सारणी बनानी है और उस सारणी के द्वारा पॉइंट्स लिख के उस पॉइंट्स की डिटेल करनी होगी। तो आप हेडिंग डालिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानि। सारणी बनाएंगे अपन इसकी या इंडेक्स बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानि या इसकी गति है, कमियां लिख दो, हानि लिख दो, एक ही बात है। इसमें जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब अपन करते हैं तो एक देश को नुकसान क्या क्या हो सकता है, उसको क्या क्या घाटा हो सकता है, उसकी क्या क्या हानि हो सकती है, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट है वह खनिज पदार्थों का अनुचित विरोहन। खनिज पदार्थों का अनुचित विरोहन। अनुचित विरोहन कहने का मतलब यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो एक देश के अंदर जो भी खनिज पदार्थ होते हैं उनका बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होने लगता है, जिससे वो खनिज पदार्थ धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं उस देश के अंदर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड है आपका दूसरे देशों पर निर्भरता। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो हम दूसरे देशों पर क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। निर्भरता हमारी बढ़ती जाती है और किसी भी देश पर जब निर्भरता बढ़ती है तो वो दूसरे देश के लिए या जो देश दूसरे देश पर डिपेंड हो रहा है उसके लिए वो नुकसानदायी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि जब अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं या किसी देश के द्वारा जब विदेशों से व्यापार किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का अनुकूल प्रभाव तो होता ही है, प्रतिकूल प्रभाव भी एक देश पे पड़ते हैं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास। अर्थव्यवस्था का असंतुलित, असंतुलित का मतलब होता है असमान, असमान का मतलब होता है जिन उद्योगों का या जिन उद्योगों का निर्यात, जिन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है उन्हीं उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विकास करना, उनको बढ़ाना और दूसरे क्षेत्रों या दूसरे उद्योगों की तरफ ध्यान न देना इसके अंतर्गत आएगा। तो अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपने को सारणी बनानी है या इंडेक्स बनानी है, तालिका बनानी है, जिससे कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना। एग्जाम में भी जब आपके लाभ और हानि आएगी तो लाभ की तो आपको इंडेक्स बनानी है जो मैंने आपको बता दी। अब हानि जब आएगी तो हानि के बारे में भी अपने को इंडेक्स बना के बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है राशि पातन का भेद। राशि पातन का है, ये आपके हानि के अंतर्गत आएगा। राशि पातन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर है प्रदर्शन
उसका भी एक देश की अर्थव्यवस्था पर दूसरे देश की देखा देखी जब एक देश करता है तो उसका उसकी अर्थव्यवस्था पर भी जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है आर्थिक शोषण की संभावना। आर्थिक शोषण की संभावना, ये भी आपके हानि के अंतर्गत आएगा। इसको आप या तो नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में आगे के पॉइंट्स लिखूंगी आपको। नेक्स्ट है, इधर भी देते हुए आर्थिक शोषण की संभावना के बाद उपभोक्ता की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव। उपभोक्ता की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव। जब उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग करता है, उसका उपभोग करता है, अगर वो चीज गलत है, उसके स्वास्थ्य पर गलत इफेक्ट कर रही है, तो उपभोक्ता की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय वैमनस्य। अंतरराष्ट्रीय वैमनस्य, वैमनस्य का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, ये आ जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय वैमनस्य भी आपकी हानि के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आएगा आपका देश में वस्तुओं का अभाव। देश में वस्तुओं का अभाव, कि जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए, अपने व्यापार जो है उसको पक्ष में रखने के लिए, उसको धनात्मक रखने के लिए, भुगतान संतुलन को पक्ष में रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, जिससे हमारे देश में वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो जाता है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। तो देश में वस्तुओं का अभाव, देश में वस्तुओं के अभाव के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका उच्च गुणवत्ता गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का अभाव। वस्तुओं का अभाव यानी अच्छी क्वालिटी की जो वस्तु होगी उसका हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निर्यात करेंगे, तो हमारे यहाँ पर उन वस्तुओं का अभाव हो जाएगा और हम अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का जो है निर्यात करेंगे। तो यहाँ पर निर्यात कर दो, अभाव तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक देश में जब अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं विदेशों में जाएगी तो हमारे यहाँ पर उन वस्तुओं की कमी हो जाएगी। तो उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्यात अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हानि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्ति। भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्ति, एक देश अपने निर्यातों को बढ़ाने के लिए दूसरा देश जो आयात कर रहा है उनके अधिकारी, उनके लोगों को रिश्वत देकर ज्यादा से ज्यादा अपनी वस्तुओं को निर्यात करने की कोशिश करेगा। ये सारी चीजें डिटेल अपन उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात आती है आपकी राजनीतिक प्रभुत्व का प्रसार। लास्ट पॉइंट है राजनीतिक प्रभुत्व का प्रसार, ये आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हानि के अंतर्गत भी आएगा। इस प्रकार से आपकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से हानि में 13 पॉइंट्स आते हैं, जिनको अपन 1 बाय 1 डिटेल करेंगे और इनका विस्तृत रूप से विवेचन किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। बात करते हैं हम अपन इनके डिटेल्स की।
विदोहन। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जब विदेशी व्यापार होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जो विकासशील देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, तीनों एक ही प्रकार के देश होते हैं, तो इन देशों के द्वारा अपने निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से, इन निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से इनके पास जितना खनिज पदार्थ होता है, उन खनिज पदार्थों का वो मनमाना अनुचित जो है विदोहन करने लगते हैं। कहीं कहीं तो ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जिनको पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। पुनर्स्थापित नहीं करने का मतलब है जो खनिज पदार्थ जिसका आपने अनुचित मात्रा में विदोहन कर लिया, अनुचित मात्रा में उसका खनन करके उसका यूज किया है, जो साधन या जो संसाधन वापस नहीं बन सकते, पुनर्स्थापित नहीं हो सकते, वो पुनर्स्थापित संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो जिन्हें पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, यदि यही क्रम जारी रहा तो इनका भंडार शीघ्र समाप्त हो जाएगा। अगर हम ऐसे संसाधन जिनको पुनर्स्थापित नहीं कर सकते और आप इसका निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार उसका यूज करते जा रहे हो, लगातार उसका विदोहन करते जा रहे हो, तो एक समय के बाद क्या होगा, हमारे पास जो खनिज पदार्थ थे जो कि पुनर्स्थापित नहीं हो सकते, उनका भंडार शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। उदाहरण की बात करते हैं अपन, भारत से कच्चा मैग्नीज, अभ्रक, खनिज लोहा आदि निरंतर निर्यात किए जाते हैं, क्योंकि जो विकसित देश है वहां पर ज्यादा उद्योगों का विकास है, ज्यादा उद्योग है वहां पर। तो हमारे यहाँ पर कच्चा मैग्नीज है, इसके अलावा लोहा हो गया, आपका अभ्रक हो गया, ये ज्यादा मात्रा में उन देशों की तरफ जाते हैं। यदि इनका प्रयोग देश में ही किया जाए, यदि हम इन कच्चे माल का, जो कि कच्चा मैग्नीज हो गया, कच्चा लोहा हो गया, आपका अभ्रक हो गया, इन वस्तुओं का निर्यात ना करके हम इनसे निर्मित वस्तुएं हमारे देश के अंदर ही बनाए, तो हमारे देश के उद्योगों का भी विकास होगा, रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार ज्यादा मात्रा में मिलेगा, आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा मांग के बढ़ने के कारण। और जब आय बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, तो उपभोग का बढ़ना तो निश्चित है, और उपभोग बढ़ेगा तो बचत भी बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो निवेश होगा, और इस प्रकार ये प्रवाह लगातार चलता चला जाएगा। कहने का मतलब है, हमें जो प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिले हैं, वो संसाधनों का ज्यादा मात्रा में निर्यात ना करके उन संसाधनों को हमारे यहाँ पर ही निर्मित वस्तुएं बनाकर उन वस्तुओं को हमें निर्यात करना चाहिए, जिसे विदेशी मुद्रा ज्यादा प्राप्त होगी, साथ में हमारे उद्योगों का विकास होगा और हमारे देश की जनसंख्या को रोजगार ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा निर्यात करने की दृष्टि से या ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से ज्यादा मात्रा में खनिज संसाधनों का निर्यात कर देते हैं, जिससे एक समय के बाद हमारे यहाँ पर उन संसाधनों का अभाव हो जाता है या उनकी कमी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार खनिज पदार्थों के उचित विदोहन में आपको यही बातें लिखनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे देशों पर निर्भरता। दूसरे देशों पर निर्भरता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, विदेशी व्यापार होता है, दूसरे देशों से हम वस्तुएं आयात भी करते हैं, और हमारे यहाँ पर जिन वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो रहा है उनका हम निर्यात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर क्या हो जाती है, निर्भर हो जाती है। कि मान लो कोई वस्तु की लागत हमारे यहाँ पर ज्यादा आ रही है, या हमारे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो हम उन वस्तुओं का आयात करेंगे। लेकिन जब तक हमारे उस देश के साथ संबंध अच्छे हैं तो हम उस देश से वस्तुएं मंगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी संबंध खराब भी हो जाते हैं, हमारे संबंध, व्यापारिक संबंध, राजनीतिक संबंध खराब हो जाते हैं, और हम उस देश पर, उस वस्तु पर डिपेंड हो जाते हैं, जिससे हमारे देश में उस वस्तु की कमी हो जाती है या उसका अभाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमारे देश में उन लोगों को, हमारे देश में हमारे देश के लोगों को उन वस्तुओं से, उन वस्तुओं के उपभोग से वंचित होना पड़ता है। कभी कभी तो देश की अर्थव्यवस्था पर, उस देश की अर्थव्यवस्था का भी प्रभाव पड़ता है।
व्यापारिक संबंध जो होंगे वो व्यापारिक संबंध कभी कभी खराब होने की संभावना में भी रहते हैं, क्योंकि जब वस्तुएं आ नहीं पाती है तो उपभोक्ता उन चीजों की वस्तुओं के अभाव के कारण, उन वस्तुओं से वंचित होने के कारण हमारे देश में उस वस्तु की कीमत का बढ़ना भी स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्ति उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही है जिस अकॉर्डिंग मांग बढ़ती है। सन 1929-30 में जो मंदी की स्थिति आई थी, वो मंदी की स्थिति पूरे विश्व पर छा गई थी। पूरे विश्व पर छाने का कारण है क्योंकि उस समय विश्व में स्वतंत्र व्यापार नीति प्रचलन में थी। कहने का मतलब हम दूसरे देशों से, जिसमें अपन अमेरिका की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, ये सारे देश है जिनसे हम क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र व्यापार कर रहे हैं। अगर किसी भी देश में मंदी की स्थिति आ रही है तो वो मंदी की स्थिति दूसरे देश पर निश्चित तौर पर पड़ेगी, क्योंकि इस प्रकार लेन देन होता है। तो कहने का मतलब 1929 और 30 में जो मंदी आई थी, ये मंदी पूरे विश्व के अंतर्गत छा गई थी। पूरे विश्व के अंतर्गत क्यों छा गई थी? क्योंकि सभी देश आपस में स्वतंत्र व्यापार कर रहे थे या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। कहने का मतलब है एक देश की स्थिति का दूसरे देश की स्थिति पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। हम ये सोचते हैं कि वो वस्तु वहां से आ रही है तो हम इसका उत्पादन क्यों करें, इस प्रकार हम उन पर पूरे तरह से निर्भर हो जाते हैं। यदि एक बार तुम सोचें कि स्वतंत्र व्यापार ना हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना हो, तो उस वस्तु को हम यहाँ पर उत्पादित करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे यहाँ पर उन वस्तुओं का उत्पादन भी संभव हो सकेगा और हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। दूसरे देशों पर निर्भरता के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। कई बार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सकारात्मक प्रभाव तो होते ही हैं, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के प्रतिकूल प्रभाव भी हमें झेलने पड़ेंगे। कैसे झेलने पड़ेंगे, इसमें हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश के जो उद्योग धंधे हैं वो विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि भारत जूतों का उत्पादन कर रहा है, अमेरिका से भी जूते आ रहे हैं, फ्रांस से भी जूते आ रहे हैं, जर्मनी से भी आ रहे हैं, कनाडा से भी आ रहे हैं, और जिस देश की वस्तु या जूते क्वालिटी अच्छी होगी और उसकी कीमत कम होगी, वही वस्तु बिक पाएगी। इस प्रकार यदि भारत में जूतों की कीमत ज्यादा है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भारत के जूते भारत के अंदर ही नहीं बिकेंगे। कहने का मतलब जो विकसित देश हैं वो अच्छी टेक्नोलॉजी का, आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और वो इस प्रकार से व्यापार करते हैं, इस प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिससे उनकी लागत आती है कम और उत्पादन होता है ज्यादा। अब जब लागत कम आएगी तो वस्तु की कीमत भी कम होगी, और जब वस्तु की कीमत कम होगी तो हम दूसरे देशों के सामने या दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे। 19वीं सदी में ब्रिटिश प्रतियोगिता के कारण ही बहुत से भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में या ब्रिटेन में जो भी औद्योगिक विकास हो रहा था, जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी, वो भारतीय टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा उन्नत और उत्पादनकर्ता वाली थी। जबकि भारत जो है परंपरागत उद्योगों पर आधारित था, जिससे उनकी लागत ज़्यादा आती थी और लागत ज़्यादा आने के कारण कीमत का ज़्यादा होना स्वाभाविक है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है कि अपने उसके अंदर लाभ के अंदर ये पड़ा था कि उपभोक्ता को कम कीमत पर अनेक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव यही आएगा कि हमारे देश में जो वस्तु बन रही है वो हमारे देश में नहीं बिकेगी तो दूसरे देश में बिकना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि विकसित देश जो है अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी वस्तु को बहुत अच्छा बनाकर और हमारे देश के अंदर बेचते हैं।
या भेजने के। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास। अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास। असंतुलित का मतलब क्या होता है? असमान। समान का मतलब होता है सभी उद्योगों का समान विकास। असंतुलित का मतलब होता है कुछ उद्योगों का विकास और कुछ उद्योगों का बिल्कुल भी विकास न होना, वो असंतुलित के अंतर्गत आएगा, जिससे कुछ उद्योग तो पनप जाएंगे और कुछ उद्योग जो है बिल्कुल भी नहीं पनप पाते। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो किया जाता है वो विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के आधार पर किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन क्या होता है? श्रम विभाजन के आधार पर और विशिष्टीकरण के आधार पर जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। मैंने आपसे श्रम विभाजन के बारे में पूछा है। श्रम विभाजन का मतलब होता है जो व्यक्ति जिस काम में कुशल होता है, अगर उसको वही कार्य दिया जाए तो उसकी लागत तो आएगी कम, लागत क्या होगी? न्यूनतम, और उत्पादन होगा अधिकतम। ये होता है श्रम विभाजन। जो व्यक्ति जिस काम में कुशल होता है, मैंने आपको मशीन का उदाहरण बताया था कि एक व्यक्ति कुशल है एक मशीन चलाने में, बी व्यक्ति जो है उस मशीन को चलाने में कुशल नहीं है। दोनों को समान घंटे दिए जाते हैं, दोनों को समान कच्चा माल दिया जाता है, फिर भी जो व्यक्ति कुशल होता है वो उत्पादन ज्यादा करता है अकुशल व्यक्ति की अपेक्षा। तो इस प्रकार श्रम विभाजन का मतलब होता है जो व्यक्ति जिस काम में कुशल होता है, अगर उसको वो काम दिया जाए तो लागत उसकी न्यूनतम आती है और उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लागत न्यूनतम, उत्पादन अधिकतम। विशिष्टीकरण की बात करते हैं। विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर जिन वस्तुओं की लागत कम आ रही है उन वस्तुओं का उत्पादन करके, और जिन वस्तुओं की लागत हमारे यहाँ पर ज्यादा आ रही है उनका उत्पादन ना करके उन वस्तुओं का हमें आयात करना चाहिए, और जिन वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, लागत कम आने पर उन वस्तुओं को हमें निर्यात करना चाहिए। ये विशिष्टीकरण बताता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास। तो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के आधार पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यापार का उद्देश्य होता है वो व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिकतम लाभ के लिए देश या एक देश उसी वस्तु का जो है उत्पादन करेगा जिसका निर्यात ज्यादा मात्रा में हो रहा है, जिन्हें वह अन्य देशों की तुलना में कम लागत पर उत्पादन करके ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है। और जिनकी लागत ज्यादा आ रही है उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं के बराबर या कम मात्रा में किया जाएगा। तो जिन वस्तुओं की लागत न्यूनतम आ रही है उन्हीं उद्योगों का विकास हो पाएगा, और जिन उद्योगों की लागत हमारे यहाँ पर ज्यादा आ रही है उन उद्योगों का विकास नहीं हो पाएगा, जिससे एक देश की अर्थव्यवस्था का जो विकास होगा वो कैसा विकास होगा? असंतुलित विकास होगा। असंतुलित का मतलब समान नहीं, असमान रूप से विकास, कुछ का बहुत ज्यादा और कुछ का बिल्कुल कम। कहने का मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं कुछ उद्योग और कुछ उद्योग नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये आपके असमान विकास के अंतर्गत आएंगे। इनको आप नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना है राशि पालन का व्यय। क्या होता है राशि पालन? छोटा क्वेश्चन आता है कई बार। राशि पालन से आप क्या समझते हैं?
लिया जाता है। मैं आपको जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तब आपके इसके क्वेश्चंस लिखाऊंगी, उसमें आपका राशिपातन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में भी बता दूंगी। राशिपातन क्या होता है? जब कोई देश विदेशी बाजारों पर कब्जा करने के उद्देश्य से अपनी वस्तु की लागत से भी कम कीमत पर बेचता है तो उसे राशिपातन कहा जाता है। जब कोई देश, लिख लो आप इसको, मैं लिख देती हूँ। जब कोई देश, मैं बोलती जा रही हूँ साथ में, आप लिखते जाइए। जब कोई देश विदेशी बाजारों पर कब्जा करने के उद्देश्य से या आधिपत्य, बात एक ही है, कब्जा करने के उद्देश्य से, इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना, इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाती है जब अपन किसी के बारे में बताते हैं। तो उद्देश्य से वस्तु की उत्पादन लागत कहने का मतलब वस्तु जो बनाई जाती है उसमें जो पैसा लगता है उसको उत्पादन लागत बोला जाता है। तो वस्तु की उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर या कम कीमत पर, कुछ भी लिख सकते हो आप, कम मूल्य पर या कम कीमत पर वस्तुओं को विदेशी बाजारों में बेचता है तो उसे राशिपातन कहा जाता है। जब आपके क्वेश्चन आए 2 नंबर का तो आपको ये लिखना है कि जब कोई देश विदेशी बाजारों पर कब्जा करने के उद्देश्य से वस्तुओं की उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर वस्तुओं को विदेशी बाजारों में बेचता है तो उसे राशिपातन कहा जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम लागत से भी कम कीमत पर अगर कोई वस्तु बेचेगा, कोई भी उत्पादन करता, कोई भी व्यापारी, तो उसे लाभ कैसे होगा? उसे बिल्कुल हानि होगी। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है कि कोई भी जो उत्पादक होगा, कोई भी व्यापारी होगा, वो जो व्यापार करता है वो लाभ उद्देश्य से करता है, ना कि हानि के उद्देश्य से। अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि इसको लाभ कैसे होगा। सबसे पहले मैंने कोई भी आइटम बनाया है, बात करते हैं अपन किसी की भी ले लेते हैं अपन, जैसे कोई भी कपड़ा है, कपड़े को बनाया गया कहाँ पर? भारत में, ठीक है। और भारत में कपड़े की कीमत कितनी है? 100 रुपए। लागत कितनी आई है उसकी? 80 रुपए। भारत में उस देश में उस वस्तु की कीमत कितनी है? 100 रुपए। अब बात करते हैं अपन अमेरिका की, विदेशी व्यापार हो रहा है, जापान की, इन 2 देशों की बात करते हैं अपन। भारत का कपड़ा कहां पर जा रहा है? अमेरिका में जा रहा है, और अमेरिका में उस वस्तु की कीमत रख दी अपन ने 75 रुपए कपड़े की, ठीक है। जापान में हमने उस वस्तु की कीमत यानी कपड़े की कीमत कितनी रख दी? 70 रुपए रख दी। हमने लागत से भी कम कीमत रखी, लागत कितनी आ रही है? 80 रुपए आ रही है। कहने का मतलब अगर अमेरिका में बेचा जाता है तो 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, और जापान में बेचा जा रहा है तो 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये तो लागत की बात कर रहे हैं, लाभ तो मैंने जोड़ा ही नहीं है, ठीक है। अब अमेरिका में अमेरिका की वस्तु का
जापान में जो कपड़ा बन रहा है, अब जापान का कपड़ा अगर अमेरिका में जा रहा है तो उसकी कीमत भी 85 रुपए है। तो धीरे धीरे अमेरिका में अमेरिका का कपड़ा बनना बंद हो जाएगा और कपड़ा किसका बिकेगा? भारत का बिकेगा। ठीक है, जापान की बात करते हैं। जापान में भी जो है हमारा कपड़ा जा रहा है, तो जापान में भी जापान के कपड़े की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि भारत के कपड़े की मांग कैसी है, सॉरी कीमत कितनी है, 70 रुपए है, और जापान के कपड़े की है 85 रुपए। तो जापान के कपड़े की मांग कम हो जाएगी। इस प्रकार जापान धीरे धीरे कपड़े उद्योग में पैसा लगाना या कपड़ा उद्योग को धीरे धीरे खत्म कर देगा। इस प्रकार अमेरिका में भी भारत का कपड़ा बिक रहा है, जापान में भी भारत का कपड़ा बिक रहा है, या जापान अमेरिका को भेज रहा है तो वो 85 रुपए में बेच रहा है, अमेरिका जापान को बेच रहा है तो वो 90 रुपए में बेच रहा है। कहने का मतलब अमेरिका और जापान से कपड़ा उद्योग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, या कपड़ा वस्तुएं जो कपड़े से वस्तुएं बन रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस प्रकार एक समय के बाद जो भारत 75 रुपए में बेच रहा है, 70 रुपए में बेच रहा है, एक समय के बाद भारत उस अमेरिका में और जापान में कपड़ा उद्योग में एकाधिकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकाधिकारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जापान का माल अमेरिका में और अमेरिका का कपड़ा जापान में आना बंद हो गया। अमेरिका ने कपड़ा बनाना बंद कर दिया, जापान ने भी कपड़ा बनाना बंद कर दिया, क्योंकि भारत से सस्ती कीमत पर, सस्ती भाव पर जो है कपड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब भारत उस वस्तु पर एकाधिकारी हो जाएगा तो बाद में वो कीमत को क्या कर देगा? ऊंची कर देगा। कीमत को ऊंची कर लाभ कमाने लग जाएगा। लाभ कमाने लग जाएगा। कैसे? अब जब एकाधिकारी हो जाएगा, वहां पर कोई कपड़ा उद्योग से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है भारत को, तो भारत जो उसकी कीमत 75 रुपए और 70 रुपए रख रखी थी, अब भारत अपने कपड़े की कीमत 110 या 120 रुपए रखकर प्रॉफिट कमा लेगा। और वहां के जो लोग हैं, अमेरिका के लोग जो है और जापान के लोग हैं, उनके पास चॉइस की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। इस प्रकार भारत का ही कपड़ा उन्हें लेना पड़ेगा, और एकाधिकारी होने के कारण फिर भारत जो है लाभ कमाएगा। तो ये राशिपातन की स्थिति कहलाती है। अब आपको इससे पता चल गया होगा कि उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर बेचते हैं, लेकिन बाद में जब कोई देश उस वस्तु का एकाधिकारी बन जाता है तो वो ऊंची कीमत वसूल करके उपभोक्ताओं का शोषण भी करेगा और लाभ भी कमाएगा। ये आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार से हानियां जो कि 5 पॉइंट्स हुए हैं, आगे अपन और भी